नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पर। दोस्तों, हमने आपको आरओ परीक्षा के संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस की श्रृंखला आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रखी है और इसी के अगले क्रम में हम आपको जीव विज्ञान की शाखाएं और उप शाखाओं के संदर्भ में एक छोटी सी वीडियो आपको देने वाले हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी पैदा करेगी। निश्चित तौर पे हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह ये भी आपको कम से कम 4 से 5 अंकों की सहायता प्रदान कर देगी। 4 से 5 अंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हम सिर्फ बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। अगर हम इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे आप 10 से 12 क्वेश्चन चलने वाले हैं, वो भी आपको मिलेगी। फिलहाल अभी जो है कि केवल जीव विज्ञान की शाखाएँ और यानी कि हम बायोलॉजी बात करने वाले हैं। ये तो एक मात्र वो है, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, शाखाएं और उप शाखाएं क्या क्या हैं उसके बारे में बात करने हैं। जूलॉजी में क्या क्या आता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं इसमें। बॉटनी में क्या करते हैं, पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबायोलॉजी यानी कि जीवाश्मिकी जीवों, जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और देखिए, पैलियोबायोलॉजी जो कि जीवाश्म के ऊपर ही कर चुके हैं हम, ठीक है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा, पर जब ये मिलाने के लिए आएगा ना तो आपको अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप मैच द कॉलम वाले में एक भी पकड़ लेते हैं तो बाकी 3 अपने आप मिल जाने हैं। प्रयास करेंगे कि हम कम से कम 2 को अच्छे से जानते ही हों, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जेनेटिक्स कुछ के नाम से क्लियर हैं तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी फिजिक की बात कर रही है, यानी कि शरीर की बात कर रही है। पेडोलॉजी मृदा की बात करती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जेरेंटोलॉजी जो है कि मन जो वृद्धावस्था की बात करती है, ठीक है, वृद्धावस्था की बात करती है। अब आप जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जर एक समय होता है, जरावस्था का समय होता है, तो वहाँ वृद्धावस्था की बात होती है। इथोलॉजी क्या होती है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बायोनिक्स क्या है, यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है जो जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करते हैं। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों, प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणालियों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन एवं डिजाइन के लिए अनुप्रयोग है। बायोनिक शब्द वर्ष 1958 में जैकी स्टील द्वारा किया गया। ये सब पूछा नहीं जाना है, बस यहाँ पे है तो हम आपको जो है कि इसको डिस्क्राइब करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी भी कहा जाता है। मायोलॉजी क्या है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है। मैमोलॉजी क्या है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है। बायोनॉमी क्या है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेस्ट्री क्या है, गणित और सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी क्या है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बार बार पूछा भी जाता है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को जांचने परखने तथा विक्षिप्तता का अध्ययन कराता है। एंथोलॉजी क्या है, फूलों। अब देखिए, आप एंथोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में अंतर करिएगा, ठीक है। जहाँ भी एंथ्रो शब्द आता है ना, वो मानव के विकास के लिए काम करने वाली चीज़ होती है। फिलहाल यहाँ पे एंथो है सिर्फ, तो ये फूलों का अध्ययन कर रहा है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है, ये पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन्कोलॉजी मैं छोड़ता चला जाऊँगा, आपके सामने है, पर आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो भी। पर मैं आपको वही सोच रहा हूँ कि बताता चलूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार और आने की जिनकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन है। टेरोटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली संबंधी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का। कॉन्डोलॉजी उपास्थि का, ठीक है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन है। अब इन दोनों को आप एक साथ जोड़ के देख सकते हैं। इस तरीके से आप कॉन्ड्रोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियो का मतलब ये होता है हड्डी, ठीक है, और हीमेटो का मतलब जहाँ भी हिम या जो हीमोग्लोबिन जैसी कोई चीज़ आती है तो वो रक्त का अध्ययन कराने लगता है। तो रुधिर का मतलब होता है रक्त, ठीक है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, ठीक है। और इधर आइए आप, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति। आपने देखा होगा बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं जांच कराने के लिए, ठीक है। तो लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी परजीवों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन है, ठीक है। बैक्टीरिया नाम कन्फर्म है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए
ये जो मिर्मेकोलॉजी है ना, ये पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत दिन से पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इक्थियोलॉजी मत्स्य को ध्यान रखिएगा। सर्पेंटोलॉजी सर्प से ही आपको क्लियर है। हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी त्वचा। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। और टेटोलॉजी उत्पार्जित लक्षणों का अध्ययन है। नेक्स्ट आइए, प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनसे संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर क्या करता है? शहद का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, एवीकल्चर क्या कर रहा है? पक्षी उत्पादन कर रहा है। एक्वा जहाँ भी आया पानी की बात हो रही है। हाइड्रो जहाँ आया, हाइड्रा आया, वहाँ पे जो है कि पानी की बात होगी। जैसे यहाँ पे एक्वा आया, अब यहाँ पे अगर हाइड्रा भी आ जाता तो भी वो जलीय जंतुओं की बात करता। एल्गा कल्चर शैलगांव। अब देखिए एल्गी को ही तो शैवाल बोलते हैं ना, तो आप नाम से ही पकड़ सकते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य। एग्रीकल्चर पता ही है। सीरीकल्चर कच्चे रेशम। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पॉन्जिलॉजी नाम से क्लियर है। फ्लोरोलॉजी फूल से क्लियर है। ओलरोलॉजी सब्जियों से है। ठीक है, चलिए अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों कृषि कल्चर है। हॉर्टिकल्चर यूपी पीसीएस मेन से पूछा गया था। ठीक है, आपको अंगूरों वाला भी पूछा गया था, तो आपको पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वर्मिलॉजी पूछा जाता है केंचुओं के लिए। और ओस्ट्रीकल्चर पूछा जाता है सीपों के अध्ययन के या कृत्रिम प्रजनन के लिए। ओलीकल्चर क्या है? जैतून ओलिव्स की बात करता है ये। ठीक है, अब देखिए हेलीकल्चर और ये वीटीकल्चर जो है ना, ये पूछा गया था अभी यूपी पीसीएस में, डिटेल में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में अच्छे से ध्यान रख लेना है। मैरीकल्चर क्या है? मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु एवं वनस्पति दोनों का है। मोरीकल्चर क्या है? शहतूत की खेती कर रहा है। फिर हाइड्रो आया, यानी कि कहीं ना कहीं जल की बात हो रही है। हाइड्रो एरोपोनिक्स और एरोकल्चर मृदा विहीन पादप, यानी कि जो या तो हवा में उगाए जा रहे हैं पादप, जैसे इजराइल से हमने एक नई तकनीक ली थी जो कि हवा में पौधों को उगा देता है, उस तरीके से। ठीक है, या हाइड्रो है तो जल के भीतर। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया भी है। चलिए हम इन्हें सिर्फ आपके लिए डिटेल कर रहे हैं। और उसमें क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि विटामिन ए रेटिनॉल की बात कर रहा है, तो रेटिनॉल, अच्छा यहाँ पे क्या है, कमी से उत्पन्न रोग हैं और प्रमुख स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो इनमें विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहा जाता है, इसे इसकी कमी से कौन सा उत्पन्न हो रहा है रोग? रतौंधी हो रहा है। बस आप रतौंधी याद रखो आप। ठीक है, आप बाकी चीज़ें पकड़ ले जाओगे। और इन्हें पाने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध, मक्खन, अंडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रतौंधी आंखों में होती है भैया, तो इसलिए हरी सब्जियों को कहा जा रहा है। विटामिन B1 थायमिन बेरी बेरी की बात करता है, इससे वृद्धि रुक जाती है शरीर की। अनाज खाइए। देखिए मोस्टली में ना अनाज खाने को बोला जाएगा, हरी सब्जी हरे फल खाने के लिए, और जो मौसमी फल है उनको खाने के लिए कहा जाएगा। तो आप ये इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये आपको मान के चलना है कि सब में सब्जियां खाने, जो कि सब्जियों से में लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं प्राकृतिक रूप से। बाकी जो स्पेसिफिकेशन होगा वो तो यहाँ पे हम आपको बता ही देंगे। तो विटामिन B1 बेरी बेरी वृद्धि रुकना। विटामिन B2 इनको राइबोफ्लेविन। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, तो थायमिन है। विटामिन B2 का नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। इससे किलोसिस हो जाता है। पनीर खाइए, अंडे खाइए, यीस्ट खाइए, मांस खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, कॉमन है। विटामिन B3 नियोसिन या निकोटोसिन कहा जाता है, इससे पेलाग्रा हो जाता है। इसमें चर्म ग्राह या जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना, कभी कभी वो हो जाता है। इसमें क्या है, देखिए दूध फलियाँ आदि खाने को बोल रहा है। यीस्ट, मास्ट, अंडे। अंडे में प्रोटीन बहुत है, मांस में प्रोटीन बहुत है, मछली में प्रोटीन बहुत है, अंडे में प्रोटीन बहुत है, दूध में प्रोटीन है, फलियों में जो है कि प्रोटीन के साथ साथ फाइबर और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसलिए वो कहा जाता है। आप ये मान के चलिएगा क्या खाने से दूर होगी या उसकी चीज़ों को कम कैसे किया जाएगा, तो वो आप मान के चलिएगा कि ऐसे ही हो जाएगा। मोस्टली सब में एक जैसा रहेगा। विटामिन B5 पैंथोथेनिकलम चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, वही चीज़ अंडे हैं। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, आप ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछेंगे। रक्त छिड़ता होती है, चर्म रोग होती है, पेशी ऐठन हो जाती है। विटामिन B7 बायोटिन चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना हो जाता है। इलाहाबाद में जो बच्चे रह रहे हैं उनके साथ ये समस्या बड़ी कॉमन है यार। ठीक है, तो आप अपने से भी जोड़ के देख सकते हो कि हम इलाहाबाद में रहते हैं, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो किस विटामिन की कमी झड़ रहे हैं, तो विटामिन B7 झड़ रहे हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए? सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, और अगर मिल जाए तो मांस, अंडा और गेहूँ भी खा लेना चाहिए। विटामिन B9 फोलिक अम्ल रक्त छिड़ता, मोस्टली ये जो है ना कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उसमें हो जाती है। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज़्यादातर जो वुमेंस हैं वो जो है कि रक्ताल्पता की
बीमारी से ग्रसित, बीमारी नहीं है मतलब रक्ताल्पता होती है, उनके शरीर में जितनी ब्लड की आवश्यकता होती है उससे कम वहाँ पे उन्हें मिल पाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन घातक रक्त छींटता है, एनीमिया है ये, इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आइए विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C जिन जिन फलों में पाया जाता है उन्हीं को लोगों आपको लेके उन्हें अपने ठीक करना है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल है, सूखा रोग हो जाता है, इससे रिकेट्स होता है। मक्खन खाइए और जितनी भी तेल है, मछली के तेल हैं, अंडे हैं, सूर्य का प्रकाश लीजिए, ठीक है। विटामिन E टोकोफेरॉल जनन की क्षमता में कमी कर देता है, जननांग तथा पेशियाँ कमजोर कर देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन K नेफ्थोक्विनोन चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, इसके लिए क्या खाना चाहिए हमें, हरी सब्जियां खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए और आंत्र के बैक्टीरिया को ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी का एक स्केच है और इसमें आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है, पीनियल है, ठीक है। इधर देखिए पश्च पिट्यूटरी है, अग्र पिट्यूटरी है, ठीक है। पैराथायराइड कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जा रही है, ठीक है। थायराइड यहाँ पाई जा रही है, पैराथायराइड पाई जा रही है, ठीक है। और गले में कौन कौन चीज़ें पाई जा रही हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मूल रूप से पैराथायराइड और थायराइड पाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हृदय के पास कौन सी पाई जा रही है, थाइमस पाई जा रही है। यकृत में कौन सी पाई जा रही है, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यहाँ पाया जा रहा है। वृक्क या किडनी में क्या पाया जा रहा है, कैल्सिट्रॉल पाया जा रहा है, रेनिन पाया जा रहा है, एरिथ्रोपोइटिन पाया जा रहा है, ठीक है। नीचे आ जाइए, जो अंडाशय हैं सिर्फ महिलाओं में, ये पुरुषों में नहीं है, सिर्फ महिलाओं में, इसमें क्या जाएगा, एस्ट्रोजन पाया जा रहा है और प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो टेस्टिस या पेनिस का भाग है ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, यहाँ पे एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन पाया जा रहा है, ठीक है। आइए दूसरा देख लीजिए आप, ये मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क आपको पाया जाता है, आपको ध्यान होगा ही, ठीक है। चलिए अब अमाशय में देखिए क्या पाया जा रहा है, गैस्ट्रिन पाया जा रहा है और ग्रेलिन पाया जा रहा है, ठीक है। अग्नाशय में क्या पाया जा रहा है, अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं पाई जा रही हैं, साथ में F कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि में क्या क्या पाई जा रही हैं, एड्रिनल मेडुला पाई जा रही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं सामने है तो आपको मैं डिटेल कर दे रहा हूँ, आपको आसानी रहेगी देखने में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रमुखहीनता जन्य रोग है, ठीक है। एनीमिया किससे होती है, रक्त क्षीणता से होती है, लोहित कमी से। मैंने ऊपर आपको बता दिया यहाँ पे कि किससे किससे कौन सी कमियाँ होती हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये बता रखा है, ठीक है। फिलहाल फिर से देख लेते हैं एक बार। स्कर्वी किससे होती है, विटामिन C कमी से होती है। घेंगा किससे होती है, आयरन कमी से होती है। मैरस्मस किससे होती है, दीर्घकालीन उपवास कारण होती है। प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है जिसमें, ठीक है। ये पूछा गया था। क्वाशियोरकर प्रोटीन की अल्पता से होती है। मुर्गियों में रिकेट्स D में होती है। मधुमेह कैसे, इंसुलिन कमी से होती है। रतौंधी कैसी है, A में। ये मैंने आपको ऊपर बताया है, आपने इसे नोट करा होगा, ठीक है। तो आइए, पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग का नाम इधर दिया हुआ है, जीवाणु का नाम इधर दिया हुआ है, यानी कि जिस जीवाणु के नाम से कौन सा रोग उत्पन्न होता है वो आप यहाँ देख लीजिए। आलू का शैथिल रोग किसका है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ठीक है। आप ये बस ध्यान रख लीजिएगा, इतना आपका काम हो जाना है। क्राउन गॉल रोग एग्रोबैक्टीरियम से होता है। बंद गोभी का काला गलन किससे होता है, जैंथोमोनास से होता है। नींबू या कैंकर का सिट्रस कैंकर किससे होता है, जैंथोमोनास सिट्रस से होता है। ये पूछा नहीं जा रहा है, कुछ कुछ पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान रखना है, जैसे आलू वाला बार बार पूछ लेता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आइए, पौधों के प्रमुख कवक रोग, ठीक है, जनित कैसे होते हैं। ये यहाँ रोग का नाम दिया है और यहाँ पे कवक का नाम दिया है। गेहूं का इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखेंगे, ये पक्सीनिया ग्रेमिसनी क्रिटिसाइकरण होता है। गेहूं का श्लथकंड स्मथ कैसे होता है, ऑस्ट्रेलेगो से होता है। आलू की अंगेथी अंगमारी या आलू की पंचेती विलंबित कैसे होंगी, ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो है, ये पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। विभिन्न संस्थान कहाँ पे हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। सब नहीं देखना है हमें, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान देखना है हमें, पूछा गया है। मैं ज़्यादातर फोकस उसी पे करूँगा जो आपसे पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन में, PYQs में हैं, और आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ये कोई पढ़ने का समय नहीं है दोस्त, अब आप पढ़ चुके होंगे। 27 तारीख को एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। और आज
आपका जो 18 जुलाई हो गया है, 8-9 दिन बचे हुए हैं, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए है। हालांकि आप सिर्फ वीडियो भी देख लेंगे तो भी आप ज़्यादातर एज ले पाएंगे। ठीक है, डीएनए का नाम आते ही आप कहाँ लिखेंगे, हैदराबाद। पादप जीनोम अनुसंधान कहाँ है, नई दिल्ली में है। मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ है, मानेसर गुरुग्राम में है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में। हालांकि आप लोग समझते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे है। वहाँ पे जगह बहुत है यार, वहाँ पे बहुत सारी सुंदरतम भूमि है, वहाँ पे हम रह पाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी भी वैज्ञानिक चीज़ों को हल करने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। फाइन। अब आइए, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आइए, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है। ठीक है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई में है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन। नेक्स्ट आइए, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू लीमा पेरू में। देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, लीमा पेरू में है ये। ठीक है, चलिए, ये हालांकि ये भी पूछा गया है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है, हमने ये पूरा कर लिया, पर यहाँ पे कोई चीज़ एक छूट गई थी। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, ये नहीं आने वाला। चलिए, आलू का मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब आइए, प्रमुख दिवस और दिन, ये कहाँ कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतना फेमस हो चुका है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 21 जून को होता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बार आपने देख रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए पहले आप, और जो आपको याद रह जाते हैं वो देख लीजिए। तो योगा डे 21 जून को, एनवायरनमेंट डे 5 जून को हो जाता है। ओजोन दिवस बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, 16 सितंबर को होता है। ठीक है, क्लियर है, ये तो तुम भूल ही नहीं सकते, दोस्तों को चिढ़ाते हो। विश्व एड्स दिवस है। ठीक है, 1 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, और देख लो, ये भी नहीं भूल सकते हो, 22 अप्रैल को पृथ्वी डे। अब देखो, इतनों में से तुम्हें पहले से कितना पता है, 1 2 3 4 5 तुम्हें पहले से पता है। दिया कुल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 में से 5 आपको पहले से पता है। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है। ठीक है, 5 जो पहले से पता है आपने देख लिया है। अब आइए, जो हमें याद करना है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये पूछे जाते हैं भाई, तो याद करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाओ तो मलेरिया दिवस पे, जो कि 25 अप्रैल को, मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ 25 अप्रैल मलेरिया, तुम समझ जाना। ठीक है, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हो रहा है। ठीक है, ओजोन दिवस तुम्हें पता है। मधुमेह को तुम याद रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 14 नवंबर मधुमेह दिवस है। ठीक है, और ये आजकल बड़ा पूछा जा रहा है यार, अल्जाइमर डे। ठीक है, ये याद रख लेना। स्वास्थ्य दिवस अभी पूछा गया है किसी एग्जामिनेशन में। ठीक है, 7 अप्रैल को हो रहा है ये, तो स्वास्थ्य दिवस तुम याद रख लो। अब बताओ कि पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, इनके अलावा और याद रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, 20-22 दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 10-12 आपको पहले से आ रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपको नहीं आ रहा है वही पूछ लेगा। अरे कोई तो ऐसा कुछ फंसेगा, कोई ऑप्शन तो ऐसा होगा जिनमें से आपको 1 या 2 आता हो, 1 भी आता हो तुम बाकी को लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपके लिए आज जो है कि जीव विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट चीज़ रही हैं, जो कि फैक्चुअल बेस रही हैं, वो हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट किसी और वीडियो में देखेंगे। एग्रीकल्चर की वीडियो भी थोड़ी देर में बाद आ जाएगी। ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और सचिवालय पहुंचने का रास्ता साफ करते रहिए। शुभकामनाएं। मैं आपका अभिषेक चित्रांशी।